नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द एजुकेशन नेटवर्क पर। चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीए प्रोग्राम हिस्ट्री ऑनर्स के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो भी हिंदी में। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये DUSOL यानी स्कूल ऑफ लर्निंग के लिए भी है और NC वेब वाले स्टूडेंट के लिए भी है। देख सकते हैं आप यहाँ पर दोस्तों, ये 10 ईयर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और आप ध्यान लगाकर इन क्वेश्चनों को देखते रहिए और मैं आपको समझाता रहूँगा। आप यहाँ पर अपना टॉपिक चूज़ कर सकते हैं दोस्तों, हिस्ट्री माइनर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम अप टू 300 CE। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको PDF भी यहीं से मिलेगी। PDF आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज़ यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि और आपके दोस्तों का भी भला हो सके। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। देखते हैं हमारे कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो काफ़ी बार 10 ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, प्राचीन भारतीय इतिहास के नवनिर्माण के लिए विभिन्न नवनिर्माण प्राकृतिक स्रोतों का महत्व का वर्णन कीजिए। ये हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा वो है, भारत का पूरा पाषाण संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दोस्तों, हम अभी कुछ ये देर बाद इनके क्वेश्चन डिटेल्ड में और सोल्व करने जा रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, तब तक आप वीडियो में बने रहें। अभी हम आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और हम इनका डिटेल में आंसर भी अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार और नगर योजना का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन है हमारा, भारत की नवपाषाण संस्कृतियों का क्षेत्रीय वितरण और विशिष्ट विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वितरण और विशिष्ट विशेषताओं का साथ में वर्णन कीजिए। ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप दोस्तों इन क्वेश्चनों के अलावा कुछ और मत पढ़ना, क्योंकि दोस्तों मैं खुद DU का स्टूडेंट हूँ। मैंने खुद ने देखा है, टॉपर्स की राय ली है दोस्तों, और टॉपर्स के द्वारा लिखे गए नोट है जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसलिए आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लें। 100% दोस्तों गारंटी के साथ में मैं कह सकता हूँ, इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके 4-5 क्वेश्चन आपके हटक जाएंगे। हम दोस्तों यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर में कुछ ना कुछ आपको लगभग मिल ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हड़प्पा वासियों का धर्म और कला का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपका, और ये BA प्रोग्राम हिस्ट्री ऑनर्स वाले हों या प्रोग्राम वाले हों, हर किसी के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, बौद्ध और जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, प्रारंभिक वैदिक काल की राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपदों के कारण बताइए। यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपका, क्योंकि कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 जो पूछा जाता है वो इस प्रकार पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको किन्हीं ये 4 पॉइंट दे दिए जाएंगे आपको, और इनमें से किसी 2 को आपको विस्तार से लिखना है। देखते हैं, पहला पॉइंट है हमारे इसमें साहित्यिक स्रोत के बारे में पूछा है, साहित्यिक स्रोत क्या है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है चालकोलिथिक संस्कृतियाँ। और थर्ड पॉइंट रहने वाला है इसका हमारा मेगालिथिक। और फोर्थ पॉइंट है जो वो है वैदिक धर्म। दोस्तों इनमें से आपको किन्हीं 2 को ही चूज़ करना है और उन्हीं का आपको आंसर देना है। चलिए दोस्तों, अब इन क्वेश्चनों का हम डिटेल में आंसर सॉल्व करते हैं, क्या रहने वाला है। और आगे पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर रहने वाला है, जो प्राचीन भारतीय इतिहास के नवनिर्माण के लिए विभिन्न नवनिर्माण प्राकृतिक स्रोतों के महत्व का वर्णन कीजिए। खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों आपके लिए। देखते हैं इसका आंसर क्या है। प्राचीन भारत के रहस्यमय इतिहास को उजागर करने में प्राकृतिक स्रोत का महत्वपूर्ण योगदान है। क्या है, सावधानीपूर्वक उत्खनन और गहन करना, विश्लेषण और व्यवहारिक व्याख्या के साथ में
निपुण पुरातत्ववादी ने विशाल उपमहाद्वीप की समृद्धि एवं सांस्कृतिक विरासत को रोशन करते हुए इतिहास में जान डाल दी है। और क्या है कि यह लेख एक दिलचस्प अभियान पर आधारित है जो भारतीय परिदृश्य में बिखरे हुए प्राकृतिक स्रोत के बहुरूप दर्शक में गहराई से उतरता है और उनकी खोज और संरक्षण में नियोजित आकर्षक तरीकों का पता लगाता है और लंबे तरीके से खास हुई सभ्यताओं को समझने में उनके गहन निहितार्थों को उजागर करता है जो एक बार इस पवित्र स्थान पर विकसित भी हुए हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पुरातात्विक स्रोतों के प्रकार। क्या है पुरातात्विक स्रोत के कितने प्रकार हैं, यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं। पहला पॉइंट है जो वो है इसका उत्खनन एवं स्थल। उत्खनन एवं स्थल भौतिक स्थान है जहाँ व्यवस्थित खुदाई और अन्वेषण के माध्यम से पुरातात्विक अवशेष निकाले जाते हैं। प्राचीन सभ्यता उन उल्लेखनीय स्थलों से उजागर होती हैं जो ज्ञान का वास्तविक खजाना पेश करती हैं। भारत में उल्लेखनीय उत्खनन स्थलों में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन शहर तक्षशिला और सांची का प्रतिष्ठित बौद्ध स्थल शामिल है। सेकंड जो पॉइंट रहने वाला है वो है यहाँ पर शिलालेख और पुरालेख। शिलालेख और पुरालेख का जो पॉइंट है वो है शिलालेख और पुरालेख पत्थर, धातु या मिट्टी जैसी विभिन्न सतह पर खुदे या उकेरे गए लेख हैं। इन प्राचीन ग्रंथों में अक्सर बहुमूल्य ऐतिहासिक, धार्मिक या प्रशासनिक जानकारी प्राप्त होती है। अशोक स्तंभ और सम्राट अशोक के शिलालेख हैं जो जैसे शिलालेख प्राचीन भारत की राजनीतिक और धार्मिक विचारधारा में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिक्के और मुद्रा। सिक्के और जो मुद्रा है दोस्तों वो प्राचीन भारत की आर्थिक प्रणालियों जैसे व्यापार, नेटवर्क और मौद्रिक प्रथाओं को समझने के लिए हैं। मूल्यवान प्राकृतिक स्रोतों के रूप में काम करते हैं। ये मौर्य, गुप्ता और कुषाण साम्राज्यों के सहित विभिन्न राजवंशों से प्राप्त सिक्के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के क्षेत्रों के लिए आकर्षक साक्ष्य के रूप में काम करते हैं। थर्ड पॉइंट इसका रहने वाला है कलाकृतियाँ और मिट्टी के बर्तन। कलाकृतियाँ और मिट्टी के बर्तन है जो वो प्राचीन भारत की भौतिक संस्कृति और शिल्प कौशल और कलात्मक अभिव्यक्तियों में अंतर्दृष्टि प्रकट करते हैं। इन वस्तुओं में उपकरण, हथियार, आभूषण और घरेलू सामान भी शामिल हैं। मिट्टी के बर्तन विशेष रूप से पुरातत्ववादी को कालानुक्रमिक बनाती हैं, यानी सुंदरता उसमें अत्यधिक दिखाई देती है। नेक्स्ट जो पॉइंट रहने वाला है वो है यहाँ पर कलाकृतियाँ और मिट्टी के बर्तन। कलाकृतियाँ और मिट्टी के बर्तन प्राचीन भारत की भौतिक संस्कृति, शिल्प कौशल और कलात्मक अभिव्यक्तियों में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। इन वस्तुओं में उपकरण, हथियार और आभूषण, घरेलू सामान शामिल हैं। मिट्टी के बर्तन विशेष रूप से पुरातत्ववादी को आकर्षक बनाती हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है फिफ्थ वो रहने वाला है मूर्तियाँ और स्मारक। मूर्तियाँ और स्मारक हैं जो प्रमुख पुरातत्विक स्रोत हैं जो प्राचीन भारत के धार्मिक, कलात्मक और स्थापत्य पहलुओं की झलक प्रदान भी करते हैं। मंदिरों, गुफाओं और मठ परिसरों में पाई जाने वाली जटिल नक्काशीदार मूर्तियाँ कारीगरों के कौशल और भक्ति को दर्शाती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पुरातत्व में तकनीकी और विधियाँ। पुरातत्व में क्या तकनीकियाँ हैं और क्या विधियाँ हैं, हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। टेक्निकल एंड मेथड इन आर्कोलॉजी इन इंडिया, हिंदी में डिस्कस करने जा रहे हैं उत्खनन। इसका जो पहला पॉइंट रहने वाला है वो है उत्खनन। पुरातत्व में उत्खनन एक मौलिक तकनीक है। इसमें पुरातात्विक अवशेषों को उजागर करने के लिए मिट्टी और मलबे की परतों को सावधानीपूर्वक हटाना भी शामिल है। पुरातत्ववादी और कलाकृतियों की संरचना को सत्रीकृत संदर्भ को संरक्षित करने के लिए व्यवस्थित तरीकों और रिकॉर्डिंग प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो इसका रहने वाला है वो है डेंटिंग के तरीके। डेंटिंग के क्या तरीके हो सकते हैं? डेंटिंग के पुरातत्व स्थलों और कलाकृतियों के कालक्रम को स्थापित करने में डेंटिंग पद्धतियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जैसे रेडियो कार्बन डेंटिंग जो कार्बनिक पदार्थों में कार्बन 14 के क्षय पर निर्भर करती हैं। कार्बन का उपयोग व्यापक रूप से हड्डियों, चारकोल और पौधों के रेशों की आयु निर्धारित करने के लिए भी किया जाता है।
नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका रहने वाला है वो है संरक्षण। पुरातात्विक स्थलों और कलाकृतियों के स्मारकों की सुरक्षा और सुरक्षा के संरक्षण और संरक्षण तकनीकों का उपयोग किया जाता है। संरक्षण में विशेष सामग्रियों और विधियों का उपयोग करके नाजुक वस्तुओं को शिथिल करना और उनकी मरम्मत करना भी इसी में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत की पाषाण संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, भारत की पूरा पाषाण संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पूरा पाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। मानव ने अपनी आवश्यकता का अनुरूप औजार बनाने की प्रक्रिया संभवतः लकड़ी तथा अन्य कार्बनयुक्त पदार्थ के औजार बनाने से शुरू की, जो आज उपलब्ध नहीं है, परंतु अब उसे पाषाण उपकरण बनाने शुरू किए तब से हमें पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध होने लगे और ये उपकरण मानव ने अपनी ज़रूरतों के अनुसार तथा उनके कार्य के अनुरूप निर्मित किए थे, जैसे मांस काटने तथा छीलने के लिए चॉपर तथा खुरचनी का निर्माण किया। पूरा पाषाण काल को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया था। नंबर 1 पूरा पाषाण थी जो निम्न पूरा पाषाण काल, सेकंड थी मध्य पूरा पाषाण काल और थर्ड है मध्य पाषाण काल। चलिए इनको हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं क्या है। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न जो पूरा पाषाण काल है दोस्तों, इस काल में मानव भोजन के लिए शिकार करता था। कोई भी दोस्तों जो मानव था वो अपने भोजन के लिए शिकार करता था किसी न किसी का। मानव ने मध्य और अभिनूत काल में चापर और चांपिंग औजार का निर्माण किया था। चापर और चांपिंग औजार का इन्होंने निर्माण किया था। इसमें चापर में एक तरफ से फलकीरण करके औजार भी बनाए गए थे। इन्हीं औजारों से बाद में प्राग हस्त कुठारों का निर्माण किया गया और कालांतर में इन्हीं से सुंदर हस्त कुल्हाड़ियाँ बनाई गई थी। दोस्तों निम्न पूरा पाषाण काल का विस्तृत क्षेत्र। इस काल के मानव के उपकरण हमें सर्वप्रथम अफ्रीका से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सर्वप्रथम अफ्रीका से। इसके और यहाँ मध्य पूर्वी अफ्रीका के ओल्डवुड गर्ज की प्रथम तह से ये औजार मिले हैं। इसके अलावा मोरक्को से भी इनकी प्राप्ति हुई है। यूरोप के लगभग सभी देशों से ये उपकरण मिले हैं। इनमें फ्रांस के सोम घाटी में स्थित अब्बेविल, जहाँ से हाथ की कुल्हाड़ियाँ की प्राप्ति हुई है। इंग्लैंड में थेमस नदी पर स्थित स्वानस्कोब और फ्रांस का अमीनस और जर्मनी का स्टेनहीम, हंगरी के वर्टिजोलुस गुफा प्रमुख हैं। एशिया में साइबेरिया को छोड़कर सभी प्रदेशों से इन उपकरणों की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा निम्न पूर्ण पाषाण काल का मानव। तो क्या है दोस्तों, ये इसको हम जानते हैं विस्तार से। इन स्थलों से हमें इस काल के मानव के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं जो इस संस्कृति के जन्मदाता भी थे। ओल्डवुड गज की प्रथम सतह से मानव के चीन की आउकाउ तैन गुफा से तथा इसी प्रकार जावा से भी प्रजाति के मानव के अवशेष, दक्षिण अफ्रीका से स्टैकफाउंटेन और नामक स्थान से भी मानव के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है निम्न पूरा पाषाण काल में जीवन। निम्न पूरा पाषाण में जीवन कैसा था लोगों को, चलिए उसको विस्तार से समझते हैं। इस काल के मानव का निवास स्थल नदियों, घाटियों और शिलाश्रय तथा गुफाओं आदि में हुआ था। यहाँ पर इनका निवास था गुफाओं और शिलाश्रय में। स्टुअर्ट पिंगट के अनुसार इस युग के मानव का आधार शिकार करना था तथा भोजन एकत्रित करना था। इनका जीवन अस्थायी और खतरों से भरा एवं अलग अलग था। इस काल की मानव उपकरणों की सहायता जंगली जानवरों का शिकार करना था। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है दोस्तों मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल के बारे में समझते हैं, ये असल में है क्या चीज़। मध्य पूरा पाषाण काल, इस काल में मेड़ स्थल मानव के अवशेष मिलने शुरू हुए हैं और इन्होंने अपनी संस्कृति का विकास भी किया है। पूरा पाषाण काल के औजार कोर निर्मित थे और जिसमें फलकों का प्रयोग औजारों में नहीं किया गया था, लेकिन इस काल के मेंढर स्थल ने मानव ने अपने उपकरणों को फलक पर बनाना शुरू किया, जो अपेक्षाकृत आकार में छोटे थे और जो अच्छे भी बने हुए थे। निर्मित औजारों में बोरर, स्केपर औजार प्रचुर मात्रा में उपयुक्त थे। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है मध्य पूरा पाषाण काल में औजार बनाने की तकनीक कैसी थी। दोस्तों इस काल के फलक उपकरण 2 तकनीक द्वारा बनाए जाते थे। प्रथम विधि के उपकरण सर्वप्रथम इंग्लैंड के
क्लैक्टन और ओंसी नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। इस विधि में सर्वप्रथम पत्थर से पलक उतारी जाती थी, फिर उस पलक को दोबारा तीखा कर आवश्यकता अनुसार आकार का उपकरण बना लिया जाता था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मध्य पूर्व पाषाण काल के निवास स्थान या निवास स्थल। देखते हैं क्या है, इसको भी विस्तार से समझते हैं। इस काल के मानव के निवास स्थल नदी घाटियों की अपेक्षा और शिलाश्रय और गुफाओं से अधिक प्राप्त हुए हैं। इस काल में पाए जाने वाले विलेफ्रेंचियन प्रकार के पशु इस काल में लुप्त हो गए थे तथा अन्य सभी प्रकार के पशु पक्षी इसी काल के मानव के शिकार का आधार थे। इस काल का मानव तीर तथा मछली पकड़ने के कांटों से शिकार करने लगा था और इसी काल के मानव के निवास स्थल से सख्त लकड़ी का कोयला तथा जली हुई लकड़ियाँ हड्डियाँ भी प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वह है मध्य पूर्व पाषाण काल में धर्म का प्रारंभ। मध्य पूर्व पाषाण काल में धर्म की शुरुआत कैसे हुई है, आइए जानते हैं इसको भी। इस काल में मानव के धार्मिक विश्वासों की जानकारी मिलनी शुरू होती है। इस काल में पुनर्जन्म में विश्वास हुआ और इसलिए मानव ने मृतकों को अपनी गुफाओं के नीचे ही दबाया था। डॉर्गडॉन लाफरेसी नामक स्थान से 2 वयस्कों तथा 1 बच्चों को दफनाने के प्रमाण भी मिले हैं। शवों के सिर का बचाव करने के लिए पत्थर रखा जाता था। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है मध्य पूर्व पाषाण काल या मध्य पाषाण काल का प्रसार तथा जीवन। मध्य पाषाण काल का प्रसार तथा जीवन किस प्रकार का था, आइए समझते हैं विस्तार से। इस संस्कृति का प्रसार अधिकतर पश्चिमी एशिया, यूरोप, प्रायद्वीप एशिया तथा अफ्रीका में था और पश्चिमी एशिया के फिलिस्तीन से हमें इस काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त सीरिया, लेबनान इत्यादि से भी इसके प्रमाण मिले हैं। यहाँ यह संस्कृति नस्तूफियन भी कहलाती है। यहाँ यह संस्कृति नस्तूफियन कहलाती है दोस्तों। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है मध्य पाषाण काल की तिथि। मध्य पाषाण काल की तिथि विभिन्न स्थानों पर अलग 2 निर्धारित की गई हैं। कई स्थानों पर तो यह 8000 ईसा पूर्व तो कहीं यह 2000 ईसा पूर्व तक ही निर्धारित की गई है। नास्थोफियन संस्कृति 8000 ईसा के आसपास की है तथा यूरोप और भारत में यह 7500 ईसा पूर्व से 2000 तक कायम रहा। दक्षिण भारत की मध्य पाषाण इंडस्ट्री 4000 ईसा आका गई है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों भारत के नवपाषाण संस्कृतियों का क्षेत्रीय वितरण और विशिष्ट विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आइए समझते हैं दोस्तों। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। कई बार यदि इस क्वेश्चन की रिपीटेड की बात करें तो ये कई बार रिपीट हुआ है। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आइए दोस्तों इसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। नवपाषाण युग की विशेषताएं क्या हैं, पहले हम समझते हैं इसकी विशेषताएं क्या हैं दोस्तों। इस युग की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार है। नवपाषाण युग की विशेषताएं यह समझने में मदद करती है कि नवपाषाण काल कैसे काम करता था। नवपाषाण युग की जो विशेषताएं थी दोस्तों वह यह समझने में काफ़ी मदद करती थी कि यह काल कैसे काम करता था और इस अवधि में क्या क्या अलग था और जो लोगों ने पहले नहीं देखा था। आई बात समझ दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी जो विशेषता है मिट्टी के बर्तन बनाना। नवपाषाण युग के जो लोग थे दोस्तों वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, न कि आज के समय के अनुसार बनाते थे। एक और अनूठी रचनात्मक जो इस युग में शुरू हुई थी वह मिट्टी के बर्तन बनाना और मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का उपयोग धार्मिक और आर्थिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। ये मिट्टी के बर्तन बनाते थे दोस्तों वो धार्मिक और आर्थिक उद्देश्यों के लिए ही किया जाता था। पुरातत्ववादी को बड़ी मात्रा में कलाकृतियाँ मिली हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाने के नवपाषाण काल से संबंधित थी। हालांकि डिजाइन बुनियादी थी। मिट्टी के बर्तनों के उत्पाद उस स्तर पर पुरुषों के लिए बहुत उपयोगी थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसका दोस्तों पत्थर के औजार। नवपाषाण युग के लोग थे दोस्तों जो वो क्या करते थे, पत्थर के ही औजार बना लेते थे। आइए समझते हैं कैसे वो औजार बनाते थे वो पत्थर से। तब पत्थर के औजार सदैव प्रयोग में आते थे।
तब जो पत्थर के औजार बनाते थे दोस्तों, वो हमेशा ही वो प्रयोग में आते थे। पिछले समय में ये उपकरण अच्छी तरह से नहीं बनाए गए थे, लेकिन इस नवपाषाण युग में जबकि पत्थर का उपयोग अभी भी उपकरण बनाने के लिए किया जाता था, लेकिन इसे उसी तरह नहीं बनाया गया था जहां इस चरण में पुरुषों ने इन उपकरणों को बेहतर उपयोग करना और मॉडल बनाना सीखा था। इन्हीं उपकरणों को दोस्तों नवपाषाण युग के लोग थे जो उनको मॉडल बनाना सीखा था और उनको बेहतर बनाने की कोशिश की थी। पत्थर के औजार अधिक परिष्कृत, उपयोगी और धारदार विश्वसनीय निकले। पत्थर से जो औजार बनाते थे दोस्तों, वो बहुत अधिक नुकीले और धार वाले निकले थे। इस अवधि में इस समय में हाथ की कुल्हाड़ियाँ प्रचलन से बाहर ही हो गई थी और इस चरण में पुरुष उपकरण परियोजनाओं के लिए स्कैपर्स ब्लेड का प्रयोग करते थे और वे तीर, भाले और हथियारों के लिए नुकीली वस्तु बनाने में भी कामयाब रहे थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? कृषि। कृषि कैसी थी दोस्तों इनकी? कृषि का तरीका था जो नवपाषाण युग का। आइए समझते हैं इसको भी विस्तार से। यह कारण है कि नवपाषाण काल को कृषि क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नवपाषाण युग था दोस्तों जो, उसे कृषि क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और यह अवधि पहली बार थी जब पुरुषों ने अपने भोजन, निपटान और उत्पादन के लिए खेती और शुरू की थी। मनुष्य शिकार और संग्रहण से बाहर आए थे और भूखंड स्थापित करने लगे थे और अपना भोजन उगाने की योजना बनाने लगे थे। कृषि के लिए रोटी, जौ, गेहूँ, मसूर की बुआई और खेती की जाती थी। यहाँ पर किस प्रकार की खेती की जाती थी दोस्तों? गेहूँ की खेती, मसूर की बुआई भी यहाँ पर की जाती थी। और कृषि की इस शुरुआत का मतलब था कि मानव जाति अंततः बचने और स्थिर जीवन शैली के लिए तैयार थी। इस स्तर पर अब प्रतिदिन शिकार करना, इकट्ठा होना और खानाबदोश जीवन जीना पसंद नहीं किया जाता था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जानवरों को पालतू बनाना। यहाँ के लोगों का, जो नवपाषाण युग के लोग थे जो, वो जानवरों को पालतू बनाया करते थे दोस्तों। अपने घरों में ही उन जानवरों को पाल लिया करते थे। आइए समझते हैं। इस काल में सर्वप्रथम सफल एवं लाभकारी पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया गया था। नवपाषाण युग था दोस्तों जो, सभी जानवरों को ये लोग क्या करते थे? पालतू बना लिया करते थे और अपने उन्हीं जानवरों को घरों पर रख लिया करते थे। तथा पशुओं को पालतू बनाना बहुत उपयोगी था। ये लोग मानते थे कि हम पशुओं को पालतू बनाएंगे तो ये हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। वे न केवल खाने के लिए बल्कि खेती के लिए भी थे। ये दोस्तों इनसे खेती भी करवाते थे, इन पशुओं से खेती में भी काम आते थे तथा घर की सुरक्षा के लिए भी ये अहम भूमिका निभाते थे। और इस अवधि में शुरू होने वाले कुछ समय आम और लोकप्रिय पालतू जानवर कुत्ते, बकरी, खरगोश और मवेशी थे। नवपाषाण काल 9500 ईसा पूर्व में देखा गया था। नवपाषाण काल का जो युग था दोस्तों, वो 9500 ईसा पूर्व में देखा गया था। जानवरों को पालतू बनाने से खेती और बीज रोपण, महत्वपूर्ण पौधों को उगाने की प्रक्रिया में भी मदद मिली थी। क्या है दोस्तों, जानवरों को इन्होंने इसलिए पालतू बनाया था ताकि हम खेती भी इससे और अत्यधिक मजबूत कर सकें। इनको दोस्तों पौधों को उगाने में भी काफ़ी मदद मिली है जानवरों को पालतू बनाने से, तथा जानवरों ने अनाज, फलियां और सब्जियां उगाने में भी मदद की थी। कह सकते हैं दोस्तों हम जानवरों का अहम योगदान रहा होगा इनकी ज़िंदगी में, नवपाषाण युग के जो लोग थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है इसका? निष्कर्ष को समझते हैं दोस्तों डीपली में। क्या है निष्कर्ष इसका? नवपाषाण युग बहुत ही कम समय का था। नवपाषाण जो युग का समय था दोस्तों, वो बहुत कम समय का था, लेकिन इससे मानव जाति के इतिहास में सभी प्रमुख विकास परिवर्तनों को देखा था। नवपाषाण युग था दोस्तों जो बहुत कम समय का था हालांकि, और इसमें इतिहास के सभी प्रमुख विकास परिवर्तनों को देखा गया था। नवपाषाण चरण हमें इस बात का अंदाज़ा देता है कि पुरुषों ने कृषि कैसे शुरू की और क्यों की, कैसे वे एक स्थिर बस्ती और जीवन के लिए बस गए थे। नवपाषाण चरण हमें दोस्तों इस बात का संकेत देता है या अंदाज़ा देता है कि पुरुषों ने कैसे कृषि की होगी, क्यों की होगी, कैसे की होगी और उनका जीवन कैसे बस गया। नवपाषाण काल इसलिए
भी विशेष था, क्योंकि इसमें मवेशी, बकरी, भेड़ जैसे उपयोगी जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया गया था और इस चरण में पत्थर के औजारों को अलविदा कहा गया था तथा और ब्लेड्स, स्कैपर्स, भाले और तीर वाले औजार हथियारों का स्वागत किया गया था। क्या है दोस्तों, जो भाले और तीर वाले औजार थे इन्होंने इनका स्वागत किया था और अलविदा किसे कहा था? पत्थर के औजारों को। मत इस बात का आदर्श अवतार था कि विकास कैसा दिखना चाहिए। इनका मत था दोस्तों कि विकास कैसा दिखना चाहिए। नवपाषाण युग मानव इतिहास का उदय था, जहां उन्होंने जीवन शैली की शुरुआत की जिसमें हम अब रह रहे हैं। दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को यहीं पर समाप्त करते हैं। प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने हो सके तो दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करना न भूलें, ताकि उन दोस्तों को भी क्वेश्चन ये पेपर करने में भी आसानी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध और जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी, वर्णन कीजिए। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या थी? टीचिंग ऑफ जैनिज्म एंड बौद्धिज्म। आइए समझते हैं इनको पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन भी है। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा यहाँ पर अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म जानवरों और पौधों सहित सभी जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा पर बहुत जोर देता है। अहिंसा धर्म के लोगों का मानना है दोस्तों, जो सभी जीवित जानवर हैं और सभी जीवित प्राणियों के प्रति वो अहिंसा पर बहुत अधिक जोर देते हैं। जबकि जैनियों का मानना है कि अहिंसा सर्वोच्च गुण है। जैनी लोगों का मानना है कि अहिंसा है जो वो सबसे अच्छा गुण है और आध्यात्मिक शुद्धता और मुक्ति के लिए यह बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आत्मनियंत्रण एवं संयम। जैन धर्म विचारों, शब्दों और कार्यों सहित जीवन के सभी पहलुओं में आत्मनियंत्रण और अनुशासन के अभ्यास को प्रोत्साहित करता है। अंतिम लक्ष्य है जो शुद्धता और जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना। जैन धर्म के लोगों का मानना है कि एक बार किसी भी व्यक्ति का जन्म हो जाए तो उसका पुनर्जन्म नहीं हो सकता है और वो इसी चक्र से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्या है देखते हैं। अनासक्ति और अपरिग्रह क्या है, इसको देखते हैं। जैन धर्म भौतिक संपत्ति और इच्छाओं के प्रति अनासक्ति के महत्व पर जोर देता है। जैन धर्म के जो लोग हैं वो संपत्ति की ओर अधिक जोर नहीं देते, ध्यान नहीं देते हैं और न ही अनासक्ति के महत्व पर जोर देता है। जैनियों का मानना है कि आसक्ति लालच की ओर ले जाती है। जैन धर्म का मानना है दोस्तों, भौतिक संपत्ति है जो वो लालच की ओर ले जाती है, जो कि नकारात्मक कर्म का स्रोत है, यानी नकारात्मक कर्म को वो बढ़ावा देती है। जैन धर्म ऐसा करने से इसलिए इनकार करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कर्म। जैन किसी के कार्य, विचारों और इरादों के आधार पर कर्म के परिणामों के संचय में विश्वास करते हैं। अच्छे कर्मों का परिणाम सकारात्मक कर्म होता है। जैनी लोगों का मानना है कि अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे अच्छे ही परिणाम आएंगे, यानी सकारात्मक परिणाम आएंगे, जबकि बुरे कर्मों का परिणाम नकारात्मक कर्म होता है। तो जैनी लोगों का मानना है दोस्तों, यदि हम कोई भी काम बुरा करेंगे तो उसका बुरा ही परिणाम होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मुक्ति एवं मोक्ष। क्या है ये मुक्ति एवं मोक्ष, आइए जानते हैं। जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य, जैन धर्म का जो अंतिम लक्ष्य है वो जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना है। जैन धर्म के लोगों का मानना है कि एक बार किसी भी व्यक्ति का जन्म हो जाए तो उसका दोबारा जन्म नहीं हो सकता है और वो इसी से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं और आध्यात्मिक शुद्धता प्राप्त करना है। जैनियों का मानना है कि यह अहिंसा, आत्मनियंत्रण और अनासक्ति के अभ्यास के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। अभी तक हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी जैन धर्म की शिक्षाएं, लेकिन अब हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म सिखाता है कि सभी जीवन सुख दुख से चिन्हित हैं। बौद्ध धर्म का मानना है कि जो जीवन है सभी लोगों का, उसमें सुख और दुख से सभी लोग गुजर रहे हैं और दुख को दूर करने का तरीका है 4 आर्य सत्यों का पालन करना। बौद्ध धर्म के लोगों का मानना है कि यदि दुख को दूर करना है तो हमें 4 तरीकों का पालन करना होगा।
ये सत्य है। दुख का सत्य, दुख का कारण का सत्य और दुख निरोध का सत्य और दुख निरोध के मार्ग का सत्य। नंबर सेकंड पॉइंट है जो इसका वो है अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म 8 गुणों पथों का पथ को पीड़ा से मुक्ति प्राप्त करने के साधन के रूप में सिखाता है। 8 कारक हैं: सही समझ, सही इरादा, सही भाषण, सही कार्य और सही आजीविका, सही प्रयास और सही दिमागीपन और सही एकाग्रता। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कर्म। बौद्ध धर्म भी कर्म की अवधारणा में विश्वास करते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में कर्म इस विचार को संदर्भित करता है कि किसी कार्यों के परिणाम होते हैं जो किसी के वर्तमान और भविष्य के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका चौथा, गैस व अनट्टा। बौद्ध धर्म सिखाता है कि कोई स्थायी आत्मा या आत्मा नहीं है, बल्कि स्वयं लगातार बदल रहा है और विभिन्न भागों और तत्वों से बना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या है देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है हड़प्पा वासियों का धर्म और कला का विस्तार से वर्णन कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के नागरिकों का धार्मिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता में वैदिक काल की दार्शनिकता देखने को नहीं मिलती, वरन इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का आधार तो केवल विश्वास एवं आस्था ही था। इस काल के धार्मिक जीवन की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। नंबर 1, मातृ देवी की उपासना करना। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मातृ देवी की उपासना किस प्रकार करते थे, आइए जानते हैं। इसका धर्म में मातृ देवी का महत्वपूर्ण स्थान था। खुदाई में देवियों की असंख्य मूर्ति प्राप्त हुई, परंतु अधिकांश से मातृ देवी की उपासना करते हैं। हड़प्पाई जो लोग थे ये अधिकांश बहुत अधिक मात्रा में मातृ देवी की पूजा भी करते थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका देखते हैं। प्रकृति की उपासना करना। सिंधु घाटी के निवासी प्रकृति की शक्तियों की उपासना करते थे। सिंधु घाटी के लोग थे जो दोस्तों जो प्राकृतिक जो चीज़ें थी उनकी शक्तियों की ये उपासना करते थे। ये लोग अग्नि एवं सूर्य की भी पूजा करते हैं। खुद सूर्य की भी पूजा करते हैं। अभी मैंने बताया था दोस्तों ये लोग थे जो अग्नि एवं सूर्य की भी पूजा करते हैं। सूर्य और अग्नि ये दोनों प्राकृतिक देन हैं और ये लोग इन्हीं की पूजा करते हैं। वृक्षों की भी उपासना की जाती थी, क्योंकि वृक्ष भी एक प्रकृति की देन है, इसलिए ये सभी जो भी चीज़ें हैं प्रकृति की उन सभी की ये उपासना करते थे। खुदाई में प्राप्त पीपल के वृक्ष की मूर्ति से ये ज्ञान प्राप्त होता है कि ये लोग भूत प्रेत आदि में विश्वास भी करते थे। जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी दोस्तों तो उससे यह ज्ञान प्राप्त हुआ था कि ये लोग भूत प्रेत आदि में विश्वास करते थे और ये लोग खुदाई में पीपल की पूजा भी करते थे दोस्तों। यह भी हमें साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पशु पूजा। सिंधु घाटी की खुदाई में पशु पूजा का प्रचलन होने के भी प्रमाण मिलते हैं। जब सिंधु घाटी की खुदाई हुई थी दोस्तों तो उसमें इस बात के भी सबूत मिले हैं कि ये लोग पशु पूजा भी करते थे। कुछ पशुओं को आधा मनुष्य के रूप में चित्रित किया गया है। एक देवता के सिर पर सर्प यानी सांप का फन सिद्ध करता है कि ये लोग नाग और देवताओं की भी पूजा करते हैं। ये लोग हैं जो दोस्तों नाग है जो उसकी भी पूजा करते हैं, यानी सांप की भी ये लोग पूजा करते हैं और ये साक्ष्य हमें खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा शिव पूजा। ये लोग शिव की पूजा किस प्रकार करते थे, आइए जानते हैं। हड़प्पा की खुदाई में एक देव मूर्ति मिली है और यह मूर्ति पालथी मार बैठी एक योगी की है। इस मूर्ति के चारों ओर बैल, बाघ, भेड़े आदि अनेक पशु हैं। आसन के नीचे हिरण भी है और विद्वानों ने इस शिव का प्रतीक भी माना है। क्या है दोस्तों कि ये लोग हैं जो ये पशुओं की तो पूजा करते ही थे, जैसे बैल है, बाघ है, भेड़े है आदि अनेक पशु हैं और विद्वानों ने माना है कि ये शिव का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आरती और दीप पूजा। ये लोग थे तो आरती और दीप की भी पूजा करते थे। उस समय के लोग आरती और दीप पूजा को विशेष महत्व देते थे। उस समय के जो लोग थे दोस्तों हड़प्पाई सभ्यता के लोग थे जो वो आरती और दीप पूजा को एक विशेष महत्व देते थे, यानी उसको बहुत ज़्यादा मानते थे
खुदाई में भारी मात्रा में दीप मिले हैं। आज भी दोस्तों जब आप देखते हैं कि खुदाई करते हैं तो बहुत सारे दीप मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं। तो इस प्रकार यहाँ से खुदाई के दौरान साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि हमें ये लोग आरती और दीप की भी पूजा करते थे और उनको अपना विशेष महत्व देते थे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बलि। प्राप्त सामग्री के आधार पर विचारकों ने यह अनुमान भी लगाया कि ये लोग बलि को धर्म का एक आवश्यक अंग मानते थे। कुछ साक्ष्यों के अनुसार दोस्तों यह भी पता लगाया गया है कि ये लोग बलि को धर्म का एक आवश्यक अंग मानते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा, देखते हैं क्या है। सॉरी, हम अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म, क्वेश्चन को यहीं पर पूरा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक वैदिक काल की राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों का विश्लेषण कीजिए। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए ऐसे करवाने जा रहा हूँ जो काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है और वेरी मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बना रहे हैं। देखते हैं इसको क्या है सरल भाषा में। वैदिक काल को अक्सर 2 चरणों में विभाजित किया जाता है। वैदिक जो काल है दोस्तों, इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, प्रारंभिक ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल। एक तो है प्रारंभिक ऋग्वेद काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। प्रारंभिक ऋग्वेद काल के दौरान इंडो आर्यन लोग मुख्य रूप से देहाती और खानाबदोश थे, जो और उनका सामाजिक जनजातियों और कुलों के आसपास संगठित था। वह प्रकृति की शक्तियों की पूजा करते थे। यह लोग थे दोस्तों जो प्रकृति की शक्तियों की पूजा करते थे और देवी देवताओं का प्रसन्न करने के लिए यज्ञ भी करते थे। बाद के ऋग्वैदिक काल में इंडो आर्यन बसने लगे थे। बाद का जो ऋग्वैदिक काल था दोस्तों, उसमें इंडो आर्यन लोग भी बसने लगे थे, जिसके कारण गांव का विकास हुआ था। जब इंडो आर्यन लोग भारत में आ गए थे दोस्तों, तब गांव का विकास भी आ गया था और अधिक जटिल सामाजिक संरचना का उदय भी हुआ था। समाज को 4 वर्णों या वर्गों में विभाजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, देखते हैं। ऋग्वेद काल की सामाजिक संरचना। ऋग्वेद काल की जो सामाजिक संरचना है वो किस प्रकार की थी, आइए समझते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से। जाति प्रथा। यहाँ की जाति प्रथा कैसी थी दोस्तों? जो ऋग्वेद काल की जाति प्रथा थी वो कुछ इस प्रकार की थी। ऋग्वेद काल में समाज 2 वर्गों या समूहों में भी विभाजित था। ऋग्वेद जो काल था दोस्तों, हम पहले ही बता चुके हैं, 2 वर्गों में बटा हुआ था। मूल कारण वर्ण यानी रंग था और एक वर्ग में आर्य थे जो गोरे रंग के थे। एक वर्ग में दोस्तों आर्य लोग थे जो गोरे रंग के थे और यज्ञ व अग्नि की पूजा करते थे। ये लोग थे दोस्तों जो यज्ञ और अग्नि की पूजा करते थे। दूसरे वर्ग में दस्यु थे जो काले रंग के थे। एक वर्ग के लोग दोस्तों गोरे रंग के थे और दूसरे वर्ग के लोग थे तो वो काले रंग के थे और लिंग की उपासना करते थे। आर्य संस्कृति बोलते थे। आर्य जो लोग थे वो संस्कृति भाषा बोलते थे, जबकि दासों की भाषा अस्पष्ट थी। जो दास लोग थे उनकी भाषा दोस्तों स्पष्ट नहीं थी। दासों की नाक चपटी होती थी। ऋग्वेद में ब्राह्मण और क्षत्रिय शब्द का अधिक उपयोग होता था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, आइए समझते हैं। विवाह का प्रचलन। दोस्तों शादियों का जो यहाँ पर तरीका था वो किस प्रकार का था, आइए जानते हैं। विवाह वैवाहिक जीवन का आधार था। आज भी दोस्तों विवाह यानी शादी जो वो जीवन का एक आधार है। ब्राह्मण विवाह प्रचलित था। ब्राह्मण लोगों का जो विवाह था वो दोस्तों काफ़ी प्रसिद्ध था। हालांकि गंधर्व, राक्षस, छत्र और असुर विवाह के भी संकेत थे। बाल विवाह और विधवा विवाह उस समय प्रचलित नहीं थे। बाल विवाह दोस्तों और विधवा विवाह उस समय में प्रचलित नहीं थे, यानी फेमस नहीं थे। आमतौर पर एक पत्नी रखने की प्रथा थी। आमतौर पर दोस्तों ऐसा नहीं था कोई व्यक्ति 2 पत्नी कर सके, वो एक ही पत्नी रखते थे। और यह संभव है कि वेश्यावृत्ति का प्रचलन भी था। यहाँ पर दोस्तों वेश्यावृत्ति का भी प्रचलन था। कुछ धनी लोग थे एक से अधिक पत्नियाँ भी रखते थे। जो धनी लोग थे दोस्तों वो एक से अधिक पत्नियाँ भी रख लेते थे।
महिलाओं की सामाजिक स्थिति। महिलाओं की सामाजिक स्थिति किस प्रकार की थी दोस्तों वहाँ की, आइए समझते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से। वैदिक युग में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। वैदिक जो युग था उसमें महिलाओं की स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी थी दोस्तों, और उनकी गरिमा का सम्मान भी किया जाता था। वैदिक काल में महिलाओं का काफ़ी अच्छी तरीके से सम्मान भी किया जाता था। ऐसा नहीं था उनके साथ सम्मान नहीं किया जाता था, बुरा व्यवहार नहीं किया जाता था दोस्तों। कब महिलाओं को काफ़ी सम्मान दिया जाता था, और महिलाओं ने यज्ञ अनुष्ठान भी किए थे। विवाह के दौरान उनके द्वारा अर्जित धन पर उनका अधिकार था। विवाह में दोस्तों जो लड़कियों को दहेज में जो मिलता था उन पर उनका पूर्ण रूप से अधिकार भी था। महिलाओं ने शाही और व्यापारिक मामलों में भी भाग लिया था। महिलाएं थी दोस्तों जो उन्होंने शाही व्यापार में भी भाग लिया था, और व्यापारिक मामलों में भी अधिक से अधिक बढ़ चढ़कर उन्होंने भाग लिया था। इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों वैदिक काल में महिलाओं का बहुत अत्यधिक योगदान था, तथा इसीलिए उनका सम्मान भी किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है देखते हैं, खान पान। यहाँ के लोगों का खान पान कैसा है, आइए चर्चा करते हैं। यहाँ के लोगों का जो खान पान है, ऋग्वैदिक काल में खान पान बहुत महत्वपूर्ण था। यहाँ के लोगों के लिए दोस्तों खान पान बहुत महत्वपूर्ण था, और अपना भोजन का ध्यान बहुत रखते थे। आज भी दोस्तों कोई भी ऐसा लोग नहीं है जो भोजन का अपना ध्यान नहीं रखता हो। इसी प्रकार ये लोग भी अपना भोजन का काफ़ी अधिक ध्यान रखते थे। यहाँ भोजन में दूध से बनी वस्तुओं का सेवन अधिकतम किया जाता था। ऋग्वेद काल के जो लोग थे दोस्तों वो भोजन में दूध से बनी हुई जो चीज़ें थी उनका बहुत अधिक प्रयोग करते थे, और इसके अलावा धान, फल, सब्जियां आदि भी प्रचलित थी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर धान और सब्जियां भी बहुत अधिक मात्रा में प्रचलित थी। मांस भी खाया जाता था। यहाँ के लोग दोस्तों मांस का भी सेवन किया करते थे, परंतु गाय को गौमाता माना जाता था। ये लोग क्या थे दोस्तों, ऋग्वेद काल के जो लोग थे ये गाय को अपनी माता मानते हैं, इसलिए गाय को भोजन में शामिल किया जाता था। और ये गाय का जो मांस था दोस्तों वो उसका भोजन को भी अपने भोजन में शामिल कर लेते थे। लेकिन ये धार्मिक आदर के लिए नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसी का, वस्त्र भूषण। आइए समझते हैं वस्त्र भूषण इनका किस प्रकार था पहनावा दोस्तों, कैसे कपड़े पहनते थे, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। वस्त्र और आभूषण ऋग्वैदिक काल में बहुत महत्वपूर्ण थे। उस समय के वस्त्रों में अटक, दर्पी और निधि आदि मुख्य थे। उस समय के जो लोग थे दोस्तों वो क्या है कि अटक और दर्पी, निधि आदि मुख्य थे। ऋग्वेद काल के सामाजिक दशा के गहनों में करण, शोभन, कंकण, नाथनी और निसग्रीव आदि का प्रचलन काफ़ी अधिक मात्रा में था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है देखते हैं, और ये हमारा लास्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। देखते हैं आर्थिक जीवन। ऋग्वेद काल के जो लोगों का आर्थिक जीवन था वो किस प्रकार का था, आइए जानते हैं दोस्तों। खेतों का मुख्य व्यवसाय। ये लोग थे दोस्तों जो ये खेती पर आधारित थे, खेती ही इनका व्यवसाय था। आइए, ऋग्वेद काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती था। हर कोई उपजाऊ ज़मीन का मालिक बनना चाहता था। यहाँ के लोग आज भी दोस्तों लोग हैं वो खेती का मालिक बनना चाहते हैं और उपजाऊ ज़मीन का मालिक बनना चाहते थे। और हल जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था, यानी खेत को जोतने के लिए हलों का प्रयोग किया जाता था, तथा वो बैलों को प्रयोग में लाया करते थे। ऋग्वेद काल में बीज डालने, फसल काटने और अन्न इकट्ठा करने और कूटने आदि के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद काल में दोस्तों फसल काटने का तरीका और अनाज को इकट्ठित करने का तरीका और उसको कूटने का तरीका भी बताया गया है। पशुपालन का महत्व। ऋग्वेद काल में दोस्तों पशुपालन को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। आर्य मूलतः कृषक थे और वो बैल, गाय, घोड़ा, बकरी तथा ऊँट आदि पालते थे। ऋग्वेद काल के जो लोग थे दोस्तों वो बैल, गाय, घोड़ा, बकरी तथा ऊँट आदि ये पालते थे। उस समय उनकी संपत्ति उनकी पशु ही थी। उस समय दोस्तों अगर ये कहा जाए कि उनकी संपत्ति ही उनकी पशु थी, बैलों से वो खेती की जाती थी। क्या है दोस्तों, खेती के लिए पूर्ण रूप से जानवरों पर ही निर्भर रहते थे। और जो गाय से दूध मिलता था, घोड़े भ्रमण करने एवं रथ आदि के काम करते थे। जानवरों का उपयोग आवागमन के साधनों के रूप में भी होता था। जानवरों का जब प्रयोग है दोस्तों वो खेती के अलावा ये अपने आने जाने के लिए भी इन जानवरों का प्रयोग काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रयोग करते थे। आर्य हाथी से परिचित है। आर्य जो लोग थे दोस्तों वो हाथी को नहीं पालते थे और ना ही वो हाथी के बारे में जानते थे।
इसीलिए कहा जाता है कि जो ये लोग हैं आर्य, ये हाथी से अपरिचित हैं। अगला क्वेश्चन है जो हमारा, वो है दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में साहित्यिक स्रोतों की भूमिका का वर्णन कीजिए। या यूँ कह लीजिए, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसा पूछ लिया जाता है, साहित्यिक स्रोत। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं। क्या है? इतिहासकार समाज में हुए परिवर्तन, इतिहास का समाज में जो भी बदलाव हुए हैं उनको समझने और इतिहास की पुनः रचना के लिए, यानी इतिहास की दोबारा रचना करने के लिए साहित्यिक स्रोतों का प्रयोग करते हैं। जब भी हम इतिहास की दोस्तों पुनः रचना की, यानी दोबारा रचना की बात करते हैं, तो हम साहित्यिक स्रोतों का उपयोग जरूर करते हैं। यह समाज में हुए परिवर्तनों को समझने के लिए भी हमें साहित्यिक स्रोतों का ज्ञान होना अत्यंत जरूरी है, और इन स्रोतों के आधार पर वे विश्वसनीय विवरण तैयार करते हैं। इतिहास की उन्हीं घटनाओं को तथ्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, यानी इतिहास की उन्हीं घटनाओं को सच के रूप में स्वीकार किया जा सकता है जो प्रमाणों यानी सबूतों से सिद्ध हो सके। साहित्यिक स्रोत भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण साधन है। यदि हमें भारतीय इतिहास की जानकारी एकत्रित करनी है या इकट्ठी करनी है, तो हमें साहित्यिक स्रोतों की जानकारी होनी चाहिए, तभी हम भारतीय इतिहास की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, और नहीं तो नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा इसका रहने वाला, वो है साहित्यिक स्रोत के दोस्तों 4 पॉइंट है। क्या है 4 पॉइंट? ब्राह्मण साहित्य, इनमें सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ वेद हैं और इन संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और वह अर्थवेद। प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं, सहिंसा, ब्राह्मण और आरण्यक एवं उपनिवेशवत। वैदिक साहित्य को ठीक तरह से समझने के लिए वेदांग साहित्य की रचना की गई है, और इसके 6 भाग हैं, जैसे शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है एवं ज्योतिष। वेदों के 4 उपवेद हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद और गंधर्ववेद व शिल्पवेद। इनसे चिकित्सा, वास्तुकला, संगीत और सैन्य विज्ञान आदि की जानकारी प्राप्त होती है। इनके बिना हम इनकी जानकारी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, वो है दोस्तों बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है। इनमें बौद्ध ग्रंथ धर्म के नियम व आचरण संग्रहित है। अन्य बौद्ध ग्रंथों जैसे मिलिंद और दीपवंश, महावंश एवं महावंश ग्रंथ और ललित विस्तार, मंजूश्री, मूलकप और अश्वघोष का बुद्ध चरित्र, सौंदर्यानंद काव्य और दिव्यानंद एवं जातक ग्रंथों से बौद्ध धर्म व गौड़ धर्म के जीवन चरित्र की जानकारी भी प्राप्त मिलती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जैन साहित्य। जैन साहित्य में आगम सबसे प्रमुख है। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में रचित है और इन ग्रंथों में कथाकोश, परिवर्तन और कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, आचरंगा सूत्र आदि प्रमुख हैं, जिनमें ऐतिहासिक विवरण प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्रीय साहित्य। क्षेत्रीय साहित्य में क्या है? क्षेत्रीय साहित्य ग्रंथों में धूर्धर द्वारा रचित तेलुगु ग्रंथ और कृष्णदेवराय और विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के संबंध में जानकारी देता है। राजस्थानी भाषा के ग्रंथों में चंद्रबाई और पृथ्वीराज रासो का कान्हैया प्रथम, बीठू सुजाकर राव जैतसी और रोछंद, सूर्यमल मिशन का वंश, भास्कर नैणसी का ख्यात और बांकीदास ख्यात आदि प्रमुख हैं। दोस्तों, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक ना करना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मेगालिथिक संस्कृति के सतलों पर सिद्धांत और व्याख्याएं। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके एग्ज़ाम के लिए, बीए प्रोग्राम हिस्ट्री वालों के लिए, फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए दोस्तों वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं सरल भाषा में। मेगालिथिक संस्कृति के सतलों का उद्देश्य और महत्व विभिन्न सिद्धांतों और व्याख्याओं का विषय रहा है। विद्वानों और शोधकर्ताओं ने अलग अलग परिकल्पनाएं प्रस्तावित की हैं। मेगालिथिक संस्कृति के बारे में दोस्तों विद्वानों और शोधकर्ताओं ने अपनी अपनी अलग अलग प्रकार की परिकल्पनाएं प्रस्तावित की हैं, जिसमें अकादमिक समुदाय के भीतर जीवंत बहस छिड़ गई है। कुछ सिद्धांतों का तो सुझाव है कि मेगालिथिक साइटें खगोलीय वेधशालाएं थी
कुछ सिद्धांतों का तो दोस्तों सुझाव है कि मेगालिथिक साइटें हैं जो वो खगोलीय वेधशालाएँ थी और जो कैलेंडर या खगोलीय मार्कर के रूप में कार्य करती हैं। अन्य लोग धार्मिक और अनुष्ठान कार्यों का प्रस्ताव करते हैं जिसमें मेगालिथिक समारोह और पूजा के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करते हैं। महापाषाण संस्कृतियों के लिखित अभिलेख की अनुपस्थिति व्याख्या की जटिलता और विविधता को बढ़ाती है, जिसमें आगे की खोज और खोज के लिए जगह बचती है। मेगालिथिक संस्कृति दोस्तों, ये किसी भी चीज़ की खोज करना, ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। किसी भी चीज़ की खोज करना है, मान लो कोई भी चीज़, हम किसी चीज़ की खोज करते हैं और उस चीज़ की खोज आगे भी होनी है, तो इस मेगालिथिक संस्कृति में उसके लिए उस एक विशेष स्थान छोड़ दिया जाता है ताकि कोई चीज़ और हम यदि खोज करें तो उस चीज़ का भी उससे पता लगाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसका दोस्तों, पर्यटक आकर्षण के रूप में मेगालिथिक स्थल। दोस्तों, ये पर्यटन के लिए भी काफ़ी फेमस जगह है, मेगालिथिक स्थल है दोस्तों। विदेशी लोग यहाँ आकर इसको देखने के लिए दोस्तों, काफ़ी विदेशी लोग आते हैं इसको देखने के लिए, मेगालिथिक स्थल को। आइए समझने की कोशिश करते हैं इसको। मेगालिथिक स्थल के संस्कृति के स्थलों एवं ऐतिहासिक संस्कृति और स्थापत्य के कारण पर्यटन की अपार संभावनाएं रखते हैं। पर्यटक इन प्राचीन आश्चर्यों की ओर आकर्षित होते हैं। पर्यटक जो दोस्तों आते हैं तो इनको देखने के लिए वो उनकी ओर बहुत ही आकर्षित होते हैं और इनके रहस्यों को जानने, अतीत के साथ एक ठोस संबंध का अनुभव करने के लिए उत्सुक भी होते हैं। जो पर्यटक है दोस्तों, वो इनके इतिहास को देखने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं तथा इनके साथ एक ठोस संबंध बनाने के लिए भी वो काफ़ी उत्सुक होते हैं। मेगालिथिक संस्कृति के स्थलों प्राचीन सभ्यता की सरलता और सांस्कृतिक समृद्धि के प्रमाण के रूप में खड़े हैं और स्टोनहेंज के विशाल पत्थर संरचनाओं से लेकर गोबेकली टेपे की रहस्यमय नक्काशी तक ये स्थल हमारी जिज्ञासा को जगाते हैं। जो मेगालिथिक स्थल है दोस्तों, ये क्या है कि हमारी जिज्ञासाओं को बढ़ाते हैं और अतीत के बारे में हमारी समझ को गहरा करते हैं और इतिहास के बारे में भी दोस्तों ये हमारी समझ को और अधिक गहरा बना देते हैं। भावी पीढ़ियों के लिए इन विस्मयकारी स्थलों को संरक्षित करना आवश्यक है क्योंकि इनमें मानव इतिहास, मान्यताओं और कलात्मक अभिव्यक्तियों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका देखते हैं, मेगालिथिक का निर्माण कैसे हुआ। आइए दोस्तों अब इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि इसका निर्माण हुआ कैसे आखिरकार। मेगालिथिक का निर्माण, यदि इसके निर्माण की बात करें तो आमतौर पर बड़े पत्थरों का उपयोग करके किया जाता था। मेगालिथिक का दोस्तों निर्माण की यदि हम बात करें तो इसका जो उपयोग है वो बड़े पत्थरों का उपयोग करके ही किया गया था, जिन्हें अक्सर दूर की खदानों से लाया जाता था। दोस्तों, मेगालिथिक का निर्माण के पत्थर थे जो उनको दूर की ही खजानों से यानी खानों से लाया जाता था और लीवर, रैप, स्लेज जैसी विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके खड़ा किया जाता था। दोस्तों, कह सकते हैं कि एक विशेष सोच के आधार पर इसको डिज़ाइन किया जाता था और ताकि पर्यटक इसकी ओर काफ़ी आकर्षित हो सके। मेगालिथिक स्थल का महत्व और कार्य। मेगालिथिक स्थल है दोस्तों, इसका क्या महत्व है और क्या कार्य है, आइए समझते हैं। मेगालिथिक संस्कृति के स्थलों ने कई कार्य के लिए प्राचीन लोगों के जीवन में उनका बहुत महत्व था। इनमें से कई संरचनाएं कब्रगाह थी जहां मृतकों को सामुदायिक या व्यक्तिगत कब्रों में दफनाया भी जाता था। विस्तृत कब्रों का निर्माण पुनर्जन्म में विश्वास और पैतृक संबंधों के महत्व का सुझाव भी देता था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा इसका देखते हैं। ताम्रपाषाण संस्कृति क्या है दोस्तों, ये ताम्रपाषाण संस्कृति नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, ताम्रपाषाण संस्कृति। वेरी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ताम्रपाषाण संस्कृति। कई बार ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। जो लास्ट का क्वेश्चन आता है किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, ये उन क्वेश्चनों में अक्सर पूछा जाता है। ताम्रपाषाण संस्कृति को संक्षेप में लिखिए या ताम्रपाषाण संस्कृति के ऊपर टिप्पणी लिखिए, इस प्रकार इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। आइए समझते हैं इसको सरल भाषा में। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने मध्य भारत में ताम्रपाषाणिक संस्कृति से संबंधित 2 प्रमुख स्थलों एरना जिला सागर और तेवर जिला जबलपुर मध्य प्रदेश राज्य में खुदाई की है। हाल ही में दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इसकी मध्य प्रदेश में और जबलपुर में खुदाई की है। परिचय जानते हैं इसका दोस्तों। नवपाषाण काल के अंत में धातुओं का उपयोग देखा गया था,
नवपाषाण का जो युग था दोस्तों, अंत में धातुओं का उपयोग इसमें हमें देखने को मिलता है। कई संस्कृतियां हैं जो तांबे और पत्थर के औजार के उपयोग पर भी आधारित थी। कई ऐसी संस्कृतियां भी हमें इसके साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, जो औजार के लिए उनको उपयोग में लाती थी। जैसा कि नाम से संकेत मिलता है कि ताम्र पाषाण काल यानी चाल को बराबर ताम्र और लिथिक पाषाण के दौरान ताम्र पाषाण संस्कृतियों ने कांस्य युग की हड़प्पा संस्कृति का अनुसरण किया था। यह लगभग 2500 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक भी फैला था। कितना फैला था दोस्तों? 2500 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक यह फैला हुआ था। कह सकते हैं दोस्तों काफ़ी यह हद तक और काफ़ी विस्तार में यह फैला हुआ था जो ताम्रपाषाण संस्कृति है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारत में प्रथम धातु युग। ताम्रपाषाण संस्कृति का भारत में प्रथम धातु युग। चूँकि यह भारत में प्रथम धातु युग की शुरुआत थी, इसलिए तांबे और इसकी मिश्र धातु कांसा जो कम तापमान पर पिघल जाती थी, इस अवधि के दौरान विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में उपयोग में की जाती थी। कला और शिल्प। ताम्रपाषाण संस्कृति की विशेषता पहिया और मिट्टी के बर्तन थे। ताम्रपाषाण संस्कृति दोस्तों, यह इसकी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता पहिया और मिट्टी के बर्तन। यहाँ के लोग थे जो दोस्तों वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे तथा पहिए के भी यहाँ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो ज़्यादातर लाल और नारंगी रंग के होते थे। और इनका रंग कैसा था दोस्तों? मिट्टी के बर्तनों का ये ज़्यादातर लाल और नारंगी रंग के होते थे, इनके मिट्टी के बर्तन। ताम्रपाषाण काल के लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार के मित्र भांडों का प्रयोग भी किया जाता था। काले और लाल मिट्टी के मृद भांड काफ़ी प्रचलित थे। काले रंग के और दोस्तों लाल रंग के जो मिट्टी के मृद भांड थे वो काफ़ी यहाँ पर प्रचलित थे, और गौरिक मृद भांडों का भी प्रचलन था। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको आप स्किप ना करें वीडियो को। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं क्या है।